डेयरी डिप्लोमा के बाद मैं डेयरी सुपरवाइज़र रहा मेरठ में। फिर अचानक एक दिन मेरे मन में आया कि क्या मैं सुपरवाइज़र बनने के लिए आया था इलाहाबाद जी। और जैसे ही मैं इलाहाबाद पहुंचा संगम एक्सप्रेस से 4 बजे हाँ। पता लगा कि एमए की परीक्षा होने वाली अच्छा। कल से ही, अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट डे से ही। तो ये एमएलसी इलेक्शन का आइडिया कहाँ से आया? क्यों मतलब एमएलसी इलेक्शन में आने की क्या ज़रूरत पड़ गई आपको? इसमें डिग्री कॉलेज, टेक्निकल, मेडिकल कॉलेज आदि आते हैं, लेकिन जब स्नातक एमएलसी होगा तो सबका होगा, वो बेरोजगारों को होगा। मतलब जब तक आदमी की सांस चल रही है उनके लिए आप काम कर सकते हैं। एमसीए और एमटेक की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन लेवल के जितने बच्चे हैं उनका प्लेसमेंट कहीं नहीं हो पाता है। ग्रेजुएशन के बच्चों को अपने पढ़ाई के साथ साथ जी, अगले कम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी साथ साथ करें। ठीक। कौशल विकास योजना की जहाँ तक आप बात किए हैं, इसका रूट लेवल पे बहुत सारा मतलब मिसयूज भी किया गया था। नहीं, इसमें जो ऊपर लेवल के ऑफिसर हैं जी, इसकी मॉनिटरिंग ठीक से करें। छात्र नेता का चुनाव अब नहीं होता है, रोक दिया गया है। आपको क्या लगता है कि ये रोक देना सरकार का सही निर्णय था? नहीं, इलेक्शन बिल्कुल होना चाहिए। कितने बच्चों को आप फ्री में सुविधाएं देते हैं? लगभग हम 100 बच्चों को ये सुविधाएं दे रहे हैं। नमस्कार दोस्त, स्वागत करता हूं आप सबका हमारे पॉडकास्ट में, जिसमें आज के हमारे गेस्ट हैं श्री चंद्रजीत सिंह यादव जी, जो लंबे समय तक शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं देने के बाद वाराणसी विकास खंड में इलेक्शन लड़ रहे हैं, एमएलसी स्नातक इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जुटे हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। तो आप अपने बारे में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे दर्शकों को बिल्कुल कहिए, फिर हम प्रश्नोत्तरी का सिलसिला प्रारंभ करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं चंद्रजीत सिंह यादव गाजीपुर जनपद का रहने वाला हूं। अरे सही है। एकदम ग्रामीण परिवेश से निकलते हुए जी। गाजीपुर में ही रह करके मैंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। अच्छा। वहां के बाद मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया। क्या बात है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सबसे रेपुटेटेड कॉलेज इविंग क्रिश्चियन कॉलेज अच्छा। से मैंने पढ़ाई की। जी। बीच में मन हुआ कि पढ़ाई के साथ कुछ रोजगार किया जाए। अच्छा। तो मैंने डेयरी डिप्लोमा कर लिया। अच्छा, डेयरी डिप्लोमा। डेयरी डिप्लोमा। अच्छा। डेयरी डिप्लोमा के बाद मैं डेयरी सुपरवाइज़र रहा मेरठ में। अच्छा। करीब 2 साल। जी। फिर अचानक एक दिन मेरे मन में आया कि क्या मैं सुपरवाइज़र बनने के लिए आया था इलाहाबाद। क्या बात। अचानक मैंने अपना निर्णय बदला जी। और लगभग 1 बजे रात में मैंने अपना सामान पैक किया। एक साथी और था, हमने कहा कि मैं जा रहा हूँ इलाहाबाद। अच्छा। उसने कहा क्यों? हम तो कहा मेरठ छोड़ करके? मेरठ छोड़ के। अरे हमने कहा कि अब मैं जा रहा हूँ पीसीएस आईएएस की तैयारी करने। जी। उसने कहा कि रुक जाओ, कल वेतन मिलेगा, लेकर जाओ। हम कहा नहीं, उसकी मुझे लालच नहीं है, मैं सादे कागज़ पर साइन कर देता हूँ, मेरा वेतन ले लेना, इच्छा हो पहुँचा देना, नहीं तो अपने यूज कर लेना। रिजिग्नेशन वैसे ही लिख के छोड़ दिया? हाँ, छोड़ के चला आया। जी। और जैसे ही मैं इलाहाबाद पहुँचा संगम एक्सप्रेस से 4 बजे हाँ। पता लगा कि एमए की परीक्षा होने वाली है। अच्छा। कल से ही। अच्छा, नेक्स्ट डे से ही। चूँकि उस समय इलाहाबाद में प्राइवेट एमए कराने के लिए कानपुर यूनिवर्सिटी ही अधिकृत थी। अच्छा। कानपुर यूनिवर्सिटी से मैंने भर दिया था प्राइवेट, जॉब के साथ साथ दोनों। हकीकत है कि उस समय तक मेरे पास कोई कॉपी किताब नहीं थी। मैं गया कुल भास्कर आश्रम डिग्री कॉलेज के सामने। जी। किताब खरीदा। पहला पेपर था क्रिमिनोलॉजी। अच्छा। 26 चैप्टर थे, रात भर में मैंने 20 चैप्टर पढ़ा और जा करके मैंने परीक्षा दी। ये मजाक में हम लोगों में बोला जाता है कि वन नाइट हाँ, स्टडी करके एग्जाम दे लेते हैं। जबकि अगल बगल लोग कॉपी किताब लेके बैठे थे, देख देख के लिख रहे थे। अच्छा, चीटिंग हो रही थी? हाँ, चीटिंग खूब होती थी, हर जमाने में होती रही है कुछ ना कुछ चीटिंग। क्या बात। लेकिन मैंने कोई चीटिंग नहीं की, अपने मन से 5 क्वेश्चन लिख के निकल गया। अच्छा। बाहर आया तो लोगों ने कहा कि मेरा तो 3.5 क्वेश्चन हुआ है, किसी ने कहा कि 3 ही हुआ, 2 ही हुआ है। हम कहा जब नकल करोगे गलत नियत से तो कभी 5 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होंगे। बिल्कुल। क्वेश्चन इस तरह से बनाए जाते हैं कि आप 3 घंटा में अपने मन से लिखें और पूरा कर लें, और तभी हो भी पाए। मार्किंग बराबर होती है, हर क्वेश्चन पर होती है। जी।
एक क्वेश्चन को आपने कहीं 35 मिनट से ज़्यादा समय दिया तो बाद वाले क्वेश्चन के लिए आपके पास समय कम होगा जी। और आपकी असफलता की कहानी वहीं से शुरू हो जाती। इसलिए चाहे परीक्षा हो, चाहे जीवन में कोई भी हो, हमेशा संतुलित आप रहें। तो ये एमएलसी इलेक्शन का आइडिया कहाँ से आया? क्यों मतलब एमएलसी इलेक्शन में आने की क्या ज़रूरत पड़ गई आपको? पहले तो आप अपना शुभ नाम बता दीजिए मुझे। मेरा नाम गोविंद है। गोविंद जी। जी बहुत सुंदर नाम है जी। और ईश्वर के नाम पर है तो गोविंद का नाम मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि गोविंद भी राजनीति करते थे। अरे बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे और राजनीति मेरे ख्याल से वहीं से शुरू भी हुई और वहीं से राजनीति सीखते हैं। आज भी लोग उदाहरण महाभारत और गीता से ही देते हैं। बिल्कुल। जब मैं सेवानिवृत्त हो रहा था तो अचानक मेरे एक शिक्षक ने बोर्ड परीक्षा के दौरान कहा कि सर अभी तो आप लग नहीं रहे हैं कि रिटायर होंगे, अभी तो आपको 10 साल रहना चाहिए, तो आप सेवानिवृत्त होकर घर में बैठेंगे कि अच्छा नहीं लगेगा। हम कहा तो बताइए क्या करें। उन्होंने कहा कि सर आप स्नातक चुनाव लगा जाइए। क्या उसी का? हम कहे स्नातक ही क्यों, शिक्षक क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा शिक्षक इसलिए नहीं कि शिक्षक एमएलसी माध्यमिक विद्यालय के लेवल से ऊपर का अच्छा प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें डिग्री कॉलेज, टेक्निकल, मेडिकल कॉलेज आदि आते हैं। लेकिन जब स्नातक एमएलसी होगा तो सबका होगा जी। सेवानिवृत्त का होगा, सेवारत का होगा, मतलब जब तक आदमी की सांस चल रही है जी उनके लिए आप काम कर सकते हैं और बहुत बड़ा स्कोप है इसका। इसलिए आप स्नातक एमएलसी में आइए। अच्छा। मैंने कहा क्या बात है गुरुजी, मैंने उनको ताली बजा के धन्यवाद दिया। इतने बड़े कहा मैं आपके सुझाव का पालन करूंगा, तब से मैं लगातार चल रहा हूँ। अच्छा। और मेरे चलने का नतीजा है कि लोगों में बहुत घबराहट हो गई है। अच्छा। क्योंकि वाराणसी परिक्षेत्र में 8 जिले आते हैं। हाँ। एक जिला गाजीपुर छोड़ करके सभी जिलों में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में लगभग 14 साल तक सेवा की है। अच्छा। तो नेटवर्क और लोकप्रिय शिक्षा प्रशासक के रूप में। क्या बात। तो सब लोग जानते हैं, अगर नहीं लोग देखे होंगे तो कम से कम नाम तो सुने ही होंगे। और आज भी सेवानिवृत्ति के बाद भी मैं लोगों का काम कराता रहता हूँ। तो अब हम अपने प्रश्न उत्तरी पर आते हैं जी। तो पहला सवाल जो मेरा आपसे यही है कि आजकल ग्रेजुएशन के बच्चे, मैं बीटेक और बीएससी की ही बात, सॉरी बीसीए, एमसीए और एमटेक की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन लेवल के जितने बच्चे हैं उनका प्लेसमेंट कहीं नहीं हो पाता है। इस बारे में आपकी क्या राय है और इसको आप किस लेवल से देखते हैं? ग्रेजुएशन के बच्चों को अपने पढ़ाई के साथ साथ जी अगले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी साथ साथ करें। ठीक है। और टेक्निकल चीज़ें जैसे कौशल विकास मिशन में चल रहे हैं जी, उनके साथ साथ पार्ट टाइम करें तो उनको अच्छे जॉब मिलने की संभावना रहेगी। तो उनको टेक्निकली कुछ स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप कुछ कार्य आगे करेंगे? इसका कुछ जिले में कौशल मिशन के कार्य चल रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल मिशन योजना है। हाँ, तो उसके तहत बच्चों को काफ़ी सुविधाएं दी जा रही हैं, उसके तहत वो कर भी रहे हैं और उसमें अधिक से अधिक उसको बढ़ावा देना चाहिए, रूट लेवल तक ले जाना चाहिए। अच्छा। कौशल विकास योजना की जहाँ तक आप बात किए हैं, इसका रूट लेवल पे बहुत सारा मतलब मिसयूज़ भी किया गया था। इस बारे में जैसे कि बहुत सारे ऐसे बच्चों को भी कौशल विकास योजना में भर दिया गया या उसका सही जगह पे लाभ पहुंचा नहीं था, इस पे भी कुछ काम करने की आवश्यकता है? नहीं, इसमें जो ऊपर लेवल के ऑफिसर हैं जी, इसकी मॉनिटरिंग ठीक से करें ताकि इसका दुरुपयोग ना हो। तो इस पे आप काम करेंगे जी? क्या लगता है? इस पर विशेष रूप से फोकस किया जाएगा जी। इस परिषद में भी इस बात को उठाई जाएगी। स्टूडेंट पॉलिटिक्स बंद कर दी गई है, इलेक्शन नहीं होता है, छात्र नेता का चुनाव अब नहीं होता है, रोक दिया गया है। आपको क्या लगता है कि ये रोक देना सरकार का सही निर्णय था? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर जी विश्वविद्यालय से छात्र राजनीति शुरू होती है जी, और छात्र राजनीति ही राजनीति की नर्सरी है, तो इसको कदापि नहीं रोका जाना चाहिए। हाँ,
इसमें अराजक तत्व ना घुसे, इसके लिए नियम कानून बना करके। तो किस टाइप का नियम कानून आपको क्या लगता है? क्या अगर आप एमएलसी पद जीतते हैं तो इसमें किस तरीके का आप नया देखिए, छात्र राजनीति में होता क्या है कि अध्यक्ष मंत्री बनने के लिए लोग जी रेगुलर कोर्स के अतिरिक्त डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन ले लेते हैं जी और 40-45 साल तक पढ़े रहते हैं। अच्छा डिप्लोमा वगैरह करने वालों को कदापि इसमें नहीं हस्तक्षेप करना चाहिए। रेगुलर कोर्स वालों को ही राजनीति में एक समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए। हाँ, लाइक आप आयु सीमा, हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन तक पोस्ट ग्रेजुएशन तक ही चुनाव लगाए, इसके बाद वो राजनीतिक क्षेत्र में जाए, बिल्कुल वहाँ से हट जाएं, छात्र राजनीति से हट जाए। और ये जरूरी है कि छात्र राजनीति या स्टूडेंट इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन बिल्कुल होना चाहिए जी। बेरोजगारी और शिक्षा, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं लेकिन साथ साथ चलते हैं। इसके बारे में आप क्या अपडेट लाना चाहेंगे? गोविंद जी, आजीवन चलेंगे बेरोजगारी और शिक्षा। हाँ। लेकिन शिक्षा रोजगार उन्मुख होनी चाहिए, ये लोगों को रोजगार दे। किस टाइप का अपडेट आप लाना चाहेंगे? शिक्षा उसमें में? टेक्निकल एजुकेशन है, साथ साथ जैसे आपने बात किया कौशल मिशन की, जी तो कौशल मिशन के तहत भी इसको जोड़ना चाहिए पार्ट टाइम, और लोगों को ठीक ठाक इसमें मानदेय वगैरह देना चाहिए। मानदेय में आपका क्या कहना है, कितना? मेरा मानना है कि मानदेय कम से कम जी 12 से 13 हज़ार के आसपास होना चाहिए, क्योंकि आज कहीं भी बच्चा जाएगा किसी सिटी में पढ़ने के लिए 4-5 हज़ार से कम में एक कमरा नहीं मिलेगा, बिल्कुल। तो इसलिए 12-13 हज़ार से कम नहीं होना चाहिए। सरकार का, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि सरकार का न्यूनतम वेतन जो वो है वो शायद 10,000 तक ही है, तो इसको बढ़ाया जा सकता है। 12,000 का मानदेय कैसे दे देगी गवर्नमेंट फिर? नहीं, क्यों नहीं दे सकती है? 12,000 का आउटसोर्सिंग में जब दे रहे हैं 13,000, जी तो 12,000 टेक्निकल एजुकेशन और अप्रेंटिस करने वाले बच्चों को दिया जा सकता है। ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब इससे तो बच्चे और भी चाहेंगे कि हम बेरोजगार ही रहें, भत्ता मिल रहा है, हम बेरोजगार रहते हैं? नहीं, तो उसके लिए आप समय सीमा निर्धारित कर दीजिए कि कब तक आपको हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। और रोजगार के बढ़ावा के अगर आप रोजगार नहीं उस बीच में गेन करते हैं जी जी तो हम आगे आपको बेरोजगारी भत्ता बंद कर देंगे। अच्छा, मतलब एक सर्टेन टाइम तक अगर आपको बेरोजगारी भत्ता मिले उसके बाद फिर बंद कर दिया? अब ये थोड़ा कि आजीवन आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 40-45 साल की एज तक ही होना चाहिए जी। अच्छा, ये जो ग्रेजुएट बेरोजगार हैं भारत में इस समय बहुत सारे लोग हैं जो छात्र हैं, ग्रेजुएट हैं और बेरोजगार हैं, इनके लिए कोई विशेष योजना लाने का प्लान है अपना? देखिए, हम तो सरकारों को ये सुझाव देंगे यदि हम परिषद में पहुंचते हैं। अच्छा तो मेरा सुझाव होगा कि जॉब पैदा करने के लिए बहुत सी जगह हैं, आप निजी क्षेत्र में भी कीजिए, सरकारी क्षेत्र में भी कीजिए। जैसे शिक्षा मित्र होते हैं, एमडीएम मित्र होते हैं, अच्छा। वैसे ही आप किसान मित्र दे सकते हैं जॉब। आयुर्वेद के क्षेत्र में आयुर्वेद मित्र हो सकते हैं। अच्छा। फूल पत्ती को बढ़ावा देने के लिए हो सकते हैं। और जहाँ धान वगैरह का क्षेत्र है वहाँ धान पर आधारित तमाम उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। जहाँ पत्थर की खदानें हैं वहाँ उससे संबंधित रोजगार, जहाँ कारपेट है वहाँ कारपेट में बढ़ावा दिया जा सकता है। तो क्षेत्र तो बहुत हैं। तो इसमें विकास के लिए वही उनको शिक्षित किया जाए और टेक्निकली उनको प्रैक्टिकली मेरे ख्याल से उनको स्ट्रांग बनाया जाए, क्योंकि एक समस्या जो मुझे लगता है कि जो बेरोजगार इस समय के जो युवा हैं उनके अंदर एक पैठ कर गया कि अगर सरकारी नौकरी नहीं है तो शायद शादी भी ना हो। नहीं, केवल सरकारी नौकरी पाना ही रोजगार नहीं है। हाँ, प्राइवेट क्षेत्र में भी आपके बहुत से जॉब हैं जी, जैसे स्टार्टअप इंडिया वगैरह है, मुद्रा लोन वगैरह है, ये सब है के माध्यम से अधिक से अधिक रोजगार। हाँ, स्किल इंडिया और ये बहुत सारी चीज़ें चली हुई हैं, तो आप इन पे और भी अपडेट ला सकते हैं। जी, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं जी। इलेक्शन जीतने के बाद तो हर कोई कहता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे और ये वो सब कर देंगे। आप इलेक्शन जीतने से पहले भी कुछ विद्यार्थियों के लिए कर रहे हैं? विद्यार्थियों के लिए देखिए, मेरा एक विद्यालय है, मैं वहाँ 100 बच्चों को, गरीब बच्चों को जी मैं निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था किया हूँ। अच्छा। और कई कोचिंग संस्थान। कहाँ पे है आपका विद्यालय? जनपद गाजीपुर में है, जय सद्गुरुदेव जनता इंटर कॉलेज। अच्छा। तो हाँ, हर साल 100 गरीब बच्चों को
निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। अच्छा। और इसी प्रकार से आपके कई कोचिंगों में भी जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए हम मदद करते हैं। कुछ एक कोचिंगों के नाम भी आप बताएंगे कि कहाँ पे आप इस तरीके की सुविधाएं दे पा रहे हैं? हाँ, एग्ज़ाम फास्ट कोचिंग है पांडेपुर में। अच्छा, पांडेपुर में। हाँ, उसको भी मदद करते हैं। जो बच्चे एक दिवसीय या इस तरह से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो प्रतिभाग करते हैं उनके लिए भी मदद अच्छा। करते हैं। और मैंने यहाँ तक कहा है कि जो बच्चा इंटरव्यू तक के लिए तैयारी कर लेगा और इंटरव्यू देना है, अच्छा, उसके लिए ड्रेस मेरे तरफ से रहेगी। अच्छा, यूनिफॉर्म वगैरह आप सब, यूनिफॉर्म हाँ। वगैरह, हाँ। तो ये मतलब ये हर साल कितने बच्चों को आप एग्जाम फास्ट या अपने विद्यालय जनता डिग्री कॉलेज में कितने हर साल कितने बच्चों को आप फ्री में सुविधाएं देते हैं? लगभग हम 100 बच्चों को ये सुविधाएं दे रहे हैं विद्यालय में। विद्यालय में। अच्छा, और इंस्टीट्यूशन मिला करके या पैरेलल? नहीं, मिला करके, दोनों मिला करके। तो नेक्स्ट कोई भी ऐसा बच्चा हो जो उसको लगता हो कि वित्तीय रूप से वो असहाय है, तो इन जगहों पे जा करके संपर्क कर करके अपना एडमिशन भी वो ले सकता है। बिल्कुल। तो हम अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे जी। वो ये है कि एक एमएलसी बनने के बाद जी, एक एमएलसी बनने के बाद आपकी जो प्राथमिक काम आपका जो प्राथमिक काम होगा वो कौन कौन सा हो सकता है? किस पे आप काम करना चाहेंगे? देखिए, काम करने के लिए जैसे बेरोजगार हैं जी, उनके रोजगार की बात करेंगे। अच्छा, उनके काम के अधिकार को मौलिक अधिकार बने, अच्छा, इस पर फोकस होगा। सेवानिवृत्त लोगों के लिए जैसे 70 साल के ऊपर लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं होता है, हाँ, उसकी बात की जाएगी। अगर स्वस्थ हैं तो उनका रिन्यूअल होना चाहिए। अच्छा, सेवानिवृत्त लोगों को इनकम टैक्स देने के बाद कोई सुविधा नहीं दी जाती है, जबकि विदेशों में से इनकम टैक्स पे ही कुछ सुविधा दी जाती है। ये तो बहुत बड़ी विडंबना है कि मतलब अगर आपको पीएफ मिलता है इकट्ठा जब रिटायरमेंट के बाद, जी, तो वो टैक्सेस कटने के बाद मिलते हैं। उसके बाद भी आप जो भी चीज़ें खरीदते हैं और कुछ भी चीज़ें करते हैं तो उसके बाद भी आपको टैक्सेस पे करने होते हैं। यही मैं कहना चाहता था जी, कि इनकम टैक्स देने के बाद भी हम जब मार्केट में जाते हैं तो हमको जीएसटी देना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। जबकि सरकार को चाहिए कि इस तरह का कार्ड जारी करे कि जो इनकम टैक्स पेई हैं उनको जीएसटी न देना पड़े। बिल्कुल। सर, टैक्सेशन और 70 प्लस के एज वालों के लिए तो आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है इसका जी। लेकिन उसके अलावा भी आप कुछ करेंगे या सिर्फ उन्हीं के लिए जो करना है वही करेंगे? नहीं, और स्नातक विद्यार्थी हैं उनके लिए भी, जैसे डीएलएड की परीक्षा है, हाँ, बीएड की परीक्षा है जी। अगर 2 साल का है तो 2 साल में नियमित सत्र का समापन हो और समय से रिजल्ट आए, ये ताकि बहुत बड़ी समस्या है। बच्चों के समय बर्बाद ना हो। इस बात को जोर शोर से सदन में उठाया जाएगा और लागू कराएंगे। तो ये मतलब आप इस तरीके का भी प्लान कर सकते हैं, लाइक सभी बच्चों को प्री कैलेंडर का एक टर्म आता है कि आपका एग्ज़ाम से पहले जब आप फॉर्म भर रहे हैं किसी भी वैकेंसी के लिए, तो वो उनको पहले से पता रहे कि हमारा इस दिन एग्ज़ाम होगा, इस दिन रिजल्ट आएगा और इस दिन हमारी जो जॉब का फाइनलाइजेशन हो जाएगा। ये इस तरीके का प्लान कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल प्लान किया जाएगा और सदन में इसको उठाया जाएगा। हाँ, कि हर साल कैलेंडर जारी हो। अच्छा। कि कब किस परीक्षा की वैकेंसी निकलेगी, हाँ। कितने दिन में परीक्षा होगी, रिजल्ट कब आएगा, वो पारदर्शिता पूर्ण ढंग से हो, हाँ, और समय से हो, लोगों का समय बचे। अच्छा, हाँ, इसके अलावा कुछ? हाँ, इसके अलावा जैसे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, महिलाएं हैं, उनकी भी समस्याएं हैं। अच्छा, उनको वर्किंग प्लेस में महिलाओं को सुविधा मिले, उनको। इतना बड़ा प्रदेश है, मतलब इसमें 8 जिले हैं जी, तो इन सब लोगों को आप कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, कैसे सुन पाएंगे सबकी समस्याओं को? देखिए, हर जिले वाइज हेल्प डेस्क एक ओपना शुरू किया जाएगा, जहाँ से हर जिले की समस्याएं हम उनको सुनेंगे और जूम मीटिंग के माध्यम से भी। अच्छा, मतलब टेक्निकली भी आप जन सुनवाई करेंगे, संवाद करते रहेंगे। अच्छा, और उनको मदद की जाएगी हर स्तर में। ये बहुत बढ़िया है कि चाहे उनका ट्रांसफर हो, पोस्टिंग हो, कर्मचारियों की भी जो समस्या होती है, अच्छा, और रोज के रोज कार्यों का निस्तारण
इस पर फोकस कराया जाएगा। अच्छा, मतलब आप कोई भी कार्यालय हो, काम समय से पूरा हो। अरे बहुत बढ़िया, ये बड़ा अच्छा रहा आपका। इसके अलावा भी कुछ है समस्याएं जो आपको लगती है कि नहीं यार, वाराणसी खंड के जो ग्रेजुएट लोग हैं उनके लिए और भी कोई समस्या हो जिस पे आपको फोकस करना चाहिए या फोकस करने की ज़रूरत है? नहीं, जैसे बच्चे जाते हैं, बेरोजगार हैं, ग्रेजुएट हैं, जाते हैं परीक्षा देने के लिए, जी, तो उनको आने जाने की सुविधा हो, हाँ, और उनका प्रवेश पत्र हो, उसी को बिल्कुल टिकट मान करके हाँ हाँ सुविधा दी जाए। और बच्चों को अपने मंडल के ही अंदर या नियरेस्ट जनपद में ही सेंटर बनाया जाना चाहिए। अच्छा, इतने दूर दूर बना दिए जाते हैं। हाँ। ये पता लगा गोरखपुर का बच्चा मेरठ में जा रहा है, मेरठ का बच्चा चला जा रहा है गोंडा में, बहुत दूर तो उनको नियरेस्ट हो कि इस सरकार पर भी बोझ ना पड़े और बच्चों पर भी आर्थिक बोझ ना पड़े। हाँ, तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान आकर्षित किया जाएगा। अच्छा, इस पे चर्चा हाँ, करें। जी जी जी, बहुत बहुत बढ़िया विचार है। अच्छा, अगर प्रश्नों को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं और थोड़ा सा ट्विस्ट करें तो वो ये होगा कि आप किस तरीके से कनेक्ट करना चाहेंगे, कि मतलब आप ऐसा कुछ कह दीजिए जैसे कि जितने भी ग्रेजुएट के लोग हैं या ग्रेजुएशन से ऊपर के लोग हैं वो आपसे कनेक्ट कर पाएँ आसानी से कुछ। ये मैं तो उनकी आवाज़ बन करके सदन में उठाऊंगा। अच्छा, और हर समस्या के लिए उनसे महीने में कम से कम एक बार जनपद वाइज संवाद अच्छा। करेंगे। हाँ। उनकी समस्या को नोट करेंगे, उसके हिसाब से सदन में परिचर्चा करके नियम बनवाने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल जी, जो वो ये है कि प्राइमरी के जो टीचर्स होते हैं उनके प्रमोशन के लिए टेट का क्वालिफिकेशन कंपलसरी किया गया है। देखिए गोविंद जी, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। जी, मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूँ, लेकिन इस निर्णय से मैं कदापि सहमत नहीं हूँ। भर्ती के समय जो नियम और नियमावली होती है उसी के अनुसार आदमी को अंत समय तक सेवानिवृत्त होना चाहिए। मेरा भी ऐसा ही मानना है कि क्रिकेट के बीच में जो भी मैच के बीच में आप रूल्स नहीं बदल सकते, कोई रूल्स नहीं बदल सकते। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ IAS PCS को भी 10 साल बाद कहा जाए पुनः प्री की परीक्षा पास करो, हाँ, नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो प्रमोशन के लिए वरिष्ठता उपयुक्तता दो चीजें हैं। जो वरिष्ठ है, उपयुक्त है, तो उसको आप प्रमोशन दीजिए। जी, टेट की कहाँ से नई कंसेप्ट आ गई है, तो ये मेरे समझ से परे है। अच्छा, तो इस बात को आप क्या लगता है कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप संसद में इस बात पे चर्चा करेंगे? बिल्कुल जोरदार ढंग से। हाँ हाँ, इस पर कहीं नहीं, किसी भी सेवा में हो, हाँ, बीच में आप नियमावली में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग मतलब आप संसद में हाँ, जैसे भी होगा संघर्ष करना होगा, करेंगे। अच्छा, ओल्ड पेंशन है उसके लिए किया जाएगा संघर्ष। अच्छा, नए बच्चे आ रहे हैं, उनको नवीन पेंशन की स्थिति है कि 75,000 महीना वेतन पाने वाला जब रिटायर हो रहा है तो उसकी 500 रुपये पेंशन बन रही है। बताइए। इससे मैं कदापि सहमत नहीं हूँ। हर हालत में ओल्ड पेंशन मिलनी ही चाहिए, इसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ। बड़ी बेबाकी से आपने जवाब दिया और प्रश्नों का बड़ा ही शालीनता से उत्तर भी दिया, और मुझे तो बहुत बढ़िया लगा आपकी पूरी बातों को सुन करके। और मैं चाहूँगा कि आप मेरे दर्शकों से एक आखिरी बात जो भी आप कहना चाहें वो कह करके हम इस पॉडकास्ट को विराम देंगे। मैं सभी दर्शकों से कहूँगा जी कि यह चुनाव विधान परिषद का है, जी, पार्टी लेवल से परे होता है, एक व्यक्ति को कई वोट देने का अधिकार होता है। अच्छा, तो सबसे उपयुक्त और बेहतर व्यक्ति का चुनाव करें जो आपकी बात सुने और आपके लिए कार्य करे। अच्छा, इस क्षेत्र में हमारा तो पूर्व का अनुभव रहा है। मैंने अपने जीवन में कोई पेंडेंसी नहीं छोड़ी, डे बाई डे के कार्य को संपादित करके ही घर जाता था। अच्छा, आप किस पोस्ट पे थे? मैं शुरू किया था जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से जिला विद्यालय निरीक्षक, प्राचार्य डाइट, डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन और ज्वाइंट डायरेक्टर एजुकेशन तक कुल 28 साल में शिक्षा विभाग में अच्छा कार्यरत रहे हैं। अब मैं इसीलिए चाहता हूं कि पुनः लोगों से जुड़े रहें और उनकी सेवा करें। सेवा ही मेरा धर्म है, सेवा से हम आए हैं और सेवा करते रहेंगे। तो शिक्षित चुने, सही चुने, ऐसा कहा जा सकता है कि शिक्षित चुने, सही चुने। और सही चुने। बिल्कुल, धन्यवाद। थैंक यू।